Hello students, today we will discuss order of reactions. तो let's start the class. देखिए, एक रिएक्शन कंसिडर करिए. A प्लस B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये वाली रिएक्शन आपकी, इसमें स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट हैं, और a और b क्या है, रिएक्टेंट है. तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू पावर अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B रेज टू पावर बीटा. ये वाली इक्वेशन. तो अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट इक्वल्स टू K A रेज टू पावर अल्फा B रेज टू पावर बीटा. इसको बोलते हैं रेट लॉ. रेट लॉ बेसिकली क्या है बेटा, एक एक्सप्रेशन है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से जोड़ता है. ए और बी ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है. मैंने बताया कि रेट कांस्टेंट है. अब अगर आपने कंसंट्रेशन ए और बी को 1 कर दिया तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेट कांस्टेंट के इक्वल. अगर आपने कंसंट्रेशंस ए और बी को 1 कर दिया तो जो आपका रेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के के इक्वल. तो ये है आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी. इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ये ठीक है बेटा. देखिए, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो किया जाता था. ऐसा कहा जाता था जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल्स टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. ये वाला जो हमने जो रिएक्शन मानी थी उसमें हमने क्या था, देखा था, ए ये वाली रिएक्शन मानी थी. उसमें ए कोफिशिएंट था स्मॉल ए और स्मॉल बी कोफिशिएंट था. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और पावर किसके इक्वल है, उनकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल. लेकिन बाद में पाया गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं होता है और जो कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होती हैं वो ज़रूरी नहीं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. तब हमारा रेट लो आया था. रेट लो कहता है कि जो कंसंट्रेशन की पावर्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा, मतलब कुछ भी पावर हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हों और नहीं भी हों. ठीक है. तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक कंसेप्ट आया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. रिएक्शन को देखने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता चलता, उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है. तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. कि जिन पे एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और वो रेट लॉ में क्या दिया गया है, अल्फ़ा और बीटा, ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा. तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ आर रेज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. अब देखिए, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी. अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी. अगर अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी. और देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक होल नंबर हो, वो एक इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल है,
इसमें एसिटाल्डिहाइड है, हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करती हैं तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो एसिटाल्डिहाइड की 1.5 पावर पे डिपेंड करता है। ये एक होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1.5 पे। तो ज़रूरी नहीं आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर ही हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे 1.5। अब हम करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट रेट ऑफ कांस्टेंट की आप कैसे निकालेंगे? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होती है? रेट, उसको हम किसकी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं? dx/dt इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। ठीक है, के क्या है? रेट कांस्टेंट, ये रेट लो है। अब हमें निकालना है के का यूनिट। तो के का यूनिट निकालेंगे तो हम सिर्फ के को एक साइड रख लेंगे, बाकी सब को दूसरी साइड रख लेंगे। तो k इक्वल्स टू आपका क्या आया? dx/dt इंटू 1 कंसंट्रेशन रेज टू पावर n, ये आया। अब dx/dt क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो dx क्या है? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन चेंज है, और dt क्या है? चेंज इन टाइम हो गया, इंटू 1 इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि कितनी पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे रिएक्टेंट की कितनी पावर पे जो रेट है वो डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से जो आपका k है वो कैसे निकलेगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। तो यहाँ से जो आपका आ गया एक्सप्रेशन वो क्या होगा? कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ये सब के लिए फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन की पावर 1 टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी जो k की यूनिट है वो क्या आएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। इन द सेम वे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। ये n की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 माइनस 1 0, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी, तो सिर्फ टाइम इनवर्स बच जाएगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए k की यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड। क्या होगी? पर सेकेंड। इन द सेम वे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपकी n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2। तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ से कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स यूनिट हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और वो क्या होगा? ये कंसंट्रेशन इनवर्स, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और आपने कहा है कंसंट्रेशन इनवर्स है तो क्या हो गया? लीटर पर मोल पर सेकेंड। इन द सेम वे थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शन होगी उसके लिए क्या होगा? कंसंट्रेशन 1 माइनस 3, दैट इज कंसंट्रेशन माइनस पावर 2। पावर कितनी हो जाएगी इसकी? -2। तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी k की? L स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शंस आफ्टर थर्ड ऑर्डर आर रेयर। हायर ऑर्डर के साथ रिएक्शन बहुत कम होती हैं, जनरली रिएक्शंस होती हैं 0, 1, 2, 3, और ज़्यादा हायर ऑर्डर की रिएक्शंस रेयर होती हैं। अब हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे ही ना। और उसको आप डेफिनेटिव फॉर्म में कैसे बोल सकते हो? ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। उन पे डिपेंड ही ना करे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो जनरली 2 टाइप की रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर दिखाती हैं। वैसे और भी रिएक्शंस हैं पर जनरल रिएक्शंस 2 टाइप की हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन और हेट्रोजीनस रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या है? एग्जाम्पल H2 गैस और Cl2 गैस, उसके ऊपर आपने रेडिएशन डाली तो HCl बन जाएगा। ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। हेट्रोजीनस रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और आपका जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में हो, कि एक सॉलिड फेज में है, एक गैस फेज में है, एक लिक्विड फेज में है, इस तरह से। तो हेट्रोजीनस रिएक्शंस हैं, उनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कि
आपकी जो रिएक्टेंट है वो गैस है और आपका कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आपने एक कंटेनर ले लिया, उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और आपने क्या रख दिया, कैटलिस्ट रख दिया। अब रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे आते हैं, उनकी डिस्टेंस आपस की कम होती है, कोलाइड होते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वो सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं, नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इस तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटेनर में तो घट रही है, लेकिन जो कैटलिस्ट का सरफेस है उस पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल बनते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में चले जाएंगे, वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फिर नहीं आ जाएंगे। तो जो हेट्रोजीनियस रिएक्शन के केसेस में भी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन के केसेस में ज़्यादातर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा जाता है। अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट। एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे कि ए एक रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट को हमने शुरू में किस तरह से दिखाया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमने शुरू में किया था, ये चीज़ बिल्कुल शुरू में। और ये के ए रेज टू पावर ज़ीरो, ये क्या है, रेट लो से आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर ज़ीरो इक्वल्स टू के। अब किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होगी तो वो 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लो, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है आपकी इक्वेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे आएगा कंसंट्रेशन ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या है, ए नोट है, जब शुरू नहीं हुई है। तो जब शुरू नहीं हुई है तो इस इक्वेशन में आप, ये वाली इक्वेशन में जब टी ज़ीरो है तो ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी, और इनिशियल कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, ए नोट के इक्वल है। तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई इक्वल्स टू ए नोट के इक्वल हो जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नोट, इस तरह से आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो के वाली टर्म है उसको एक साइड ले आएंगे, के टी वाली को, और के टी इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए हो जाएगा। फिर आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कैसे होगा, 1 अपॉन टी ए नोट माइनस ए। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है। अभी हम ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। देखिए ग्राफिकल फॉर्म में आपका हमारी जो इक्वेशन बनी है वो कैसे बनी है, ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नोट। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ए ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो बची होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, टी हमारा एक्स से रिलेटेड है और ए नोट हमारा इंटरसेप्ट है, तो स्लोप हमारा क्या होगा, माइनस के। तो देखिए जो कंसंट्रेशन वर्सेस टी का ग्राफ आया है वो नेगेटिव स्लोप के साथ है, और हमारा ये स्लोप नेगेटिव ही है। तो इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा। दूसरा एक चीज़ हमने क्या, ग्राफ को ऊपर से शुरू किया है, क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट क्या था, ए नोट था, और ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन है जो ज़रूर होगी, उसकी कोई वैल्यू होगी। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो ऑब्वियसली कुछ तो वैल्यू उसकी होगी ही। तो जो हमारा ये है ग्राफ है वो नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट क्या आएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच वाला ग्राफ। अब एक ये दूसरा ग्राफ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में ये वाला जो ग्राफ है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखी थी, के और ए रेज टू पावर ज़ीरो, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। अब आप रेट को प्लॉट कर रहे हो और कंसंट्रेशन को प्लॉट कर रहे हो,
रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि पैरेलल होगा कंसंट्रेशन के, और जो ये दिखाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर के लिए वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जिसके अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन आधी रह जाए जितने टाइम पीरियड में, वो है हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि आपने 1 लीटर HCl गैस लिया, अब वो डिकम्पोज होके H2 और Cl2 बनाता है, तो जितने टाइम में वो 1 लीटर से हाफ लीटर रह जाएगी वो उसका है हाफ लाइफ पीरियड। तो हम जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था ये वाला, इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टी हाफ। ए नोट इनिशियल वही है, लेकिन जो बची हुई कंसंट्रेशन है ए, वो क्या है, ए नोट बाई 2 आधी रह गई है। तो यहाँ से जो हमारा टी है वो क्या आएगा, 1/k ए नोट माइनस ए, और ए क्या है हमारा, ए बाई 2। तो यहाँ से जो टी हाफ है हमारा वो क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नोट बाई 2k। तो जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के। मैंने बताया अगर आपने 1 लीटर HCl गैस ली और मान लो वो 10 मिनट में कंज्यूम हो रही है, तो आपने अगर 2 लीटर ली है तो वो 20 मिनट में कंज्यूम होगी, क्योंकि वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। तो यूनिट हम पहले ही कर चुके हैं, यूनिट क्या आएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।